नमस्कार। आज के इस प्राइम टाइम में क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मकसद सिर्फ एक कि सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि क्राइम कभी कहीं भी हो सकता है। वो सच्ची घटनाएं जिनकी एफआईआर होती है और जो रियलिटी में ही इस समाज पर कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ के जाती है, बस वही सुनाने का आपको हमारा मकसद है। इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना है क्राइम की, वो शुरू होती है जयपुर के गोपालपुरा बाईपास से। बैकफ्लेस में लिए चलते हैं 25 जुलाई 2015 को। अनु मीना और गौतम मीना, जो कि इंजीनियर में एग्जीक्यूटिव के पद पे हैं, इन दोनों की शादी हुई। जब शादी हुई तब बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से इनका शादी का मैनेजमेंट किया गया, क्योंकि एक रिटायर्ड फौजी की बेटी थी अनु मीना। इनको एक गाड़ी दी गई, 5 लाख रुपए नकदी और कुछ जेवरात भी दिए गए। सब कुछ सामान्य चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी नोकझोंक तो हर परिवार में होती रहती है, तो इसका ज़्यादा अमूमन ध्यान उधर नहीं गया जिधर जाना चाहिए था। दरअसल दोनों में प्यार होता है। प्यार की बदौलत ही 8 जुलाई 2016 को माहिर इनके एक बेटा पैदा होता है और इसके बाद में 21 जनवरी 2018 को समायरा एक बेटी जन्म लेती है। परिवार वाले भी इस बात से संतुष्ट थे कि चलिए एक बेटा और एक बेटी हो चुकी है, अब तो कम से कम रिश्ते में जो दरार है या जो नोक झोंक होती है वो मियाँ और बीवी में कहीं ना कहीं अब देखने को नहीं मिलेगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर अनु मीना के हस्बैंड गौतम मीना काम करते हैं। जाहिर सी बात है कि उन्हें इंजीनियरिंग के पद को संभालने के लिए घर से बाहर ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है। तो ऐसे में ऑफिस के कामकाज से थके हारे इंसान को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। कहीं ना कहीं इसी प्यार की बदौलत शायद गौतम ने सोचा होगा कि एक नौकरानी की ज़रूरत है घर में, और अन्नू की भी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तो ऐसे में एक नौकरानी की व्यवस्था तो कर ही लेते हैं। एक नौकरानी को रखा जाता है और नौकरानी भी ऐसी आती है जो पूरे के पूरे घर को नज़र लगा देती है। एक दिन दोपहर का समय था और अन्नू अपने बच्चों के साथ मार्केट गई हुई थी अपनी एक सहेली के साथ। जब मार्केट में घूमने गई हुई थी कुछ लाने के लिए, तो पीछे गौतम साहब है जो घर पे छुट्टी मना रहे थे, और वही नौकरानी थी, वो अपना घर का कामकाज करने के लिए आई थी। अमूमन तौर पर बड़े परिवारों में नौकरानी जब काम करती है घर का, तब कई बार उस घर की स्त्रियां बाहर चली जाती है ये छोड़ के कि चलिए साहब घर पे बैठे हैं तो तुम रोटी बना लेना या तुम झाड़ू पोछा कर लेना, काम कर लेना, हम थोड़ा सा मार्केट जा कर के वापस आ रहे हैं। लेकिन अन्नू को ये बिल्कुल पता नहीं था कि पीछे नौकरानी के संग ही रंगरेलियाँ कहीं ना कहीं मनाई जा सकती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो खबर ये है कि जब अन्नू वापस लौटती हैं तो आपत्तिजनक हालात में उसे देखा जाता है, अपने पति को, और इस हिसाब से देखा जाता है कि कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अन्नू ने हिम्मत करके उस चीज़ का सामना किया, लड़ाई की। गौतम ने कहा कि हरगिज़ मैं इस नौकरानी को नहीं निकालूंगा, तुम्हें रहना है तो रहो। मजबूरन अब नौकरानी के सामने सब कुछ बातें हो रही थी, और नौकरानी के सामने ही गौतम अपनी पत्नी से ये कह रहा था कि मैं इस नौकरानी को नहीं निकालूंगा, तुम्हें कहीं जाना है तो तुम जा सकती हो। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वो वक्तव्य रहा होगा और किस प्रकार की वो स्थिति रही होगी। एक नौकरानी के सामने एक हाउसवाइफ की अगर इस प्रकार से बेइज्जती कर दी जाए तो फिर वो किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को जिएगी या घुट घुट के मरेगी, क्या करेगी वो। लेकिन फिर भी 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी, अन्नू ने कोई भी ऐसा कदम या स्टेप नहीं उठाया। वो अपने पापा को फ़ोन करती है और पापा से कहती है कि पापा मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, हालांकि मेरे एक बेटा और एक बेटी है, इस बात से मैं संतुष्ट हूँ, मैं चाहूँ तो इस घर में निकाल सकती हूँ वो सारी बातें, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फौजी साहब पूछते हैं कि आखिर अन्नू बेटा ऐसी क्या बात हुई, तुम मुझे खुल कर के बताओ। तो कहती है नहीं पापा मैं खुल कर के क्या बताऊँ, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इन 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, बस इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हूँ, बाकी मैं इस घर में मेरा दम घुट रहा है। फौजी साहब समझाते हैं अपनी बेटी को कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम हिम्मत वाली हो, और ऐसा करके वो इस बात को टाल मटोल कर देते हैं और हंसी मजाक में आगे ले लेते हैं, क्योंकि फौजी साहब भी काफ़ी समझदार थे। वो चाहते थे कि किसी का घर न टूटे, और अगर बेटी को सपोर्ट कर दिया जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि वो घर टूटने की कगार पर आ जाता है। इससे में जिस हालात में है वो उस हालात में छोड़ देना चाहिए, क्या पता हालात सही हो जाए, और कुछ स्थितियों में हालात बद से बदतर भी हो जाते हैं। इस बात का अंदाज़ा नहीं था। अब सरेआम नौकरानी के संग सब कुछ चल रहा था। जब भी गौतम थका हारा अपने घर लौटता तो बच्चों के सामने ही वो उसे अपने एक अलग रूम में ले जाता, बंद कमरा करता। न जाने अंदर क्या करते, वो क्या चीज़ें करते, इस बात की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन एक बंद कमरे में अगर नौकरानी और साहब उस घर का है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या कर रहे होंगे। ऐसे में ओपनली काम हो चुका था।
गौतम को किसी बात का डर नहीं था, न अपने माँ बाप का, न अपने पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, भाइयों का, किसी का भी उसे इस बात का डर नहीं था कि अब क्या होगा। अन्नू भी मजबूर थी। उसके कंधे पर एक बेटी और एक बेटे का चेहरा सामने दिखाई दे रहा था, जिम्मेदारियों का बोझ था। ऐसे में वो खुल करके उस बात का जिक्र भी नहीं किया करती थी। वो भी अंदर दम घुट घट करके सब कुछ सामान्य स्थिति जीने की कोशिश करती थी। लेकिन नौकरानी भी इतनी इस हद तक जा रही थी कि नौकरानी ने भी ये नहीं समझा कि एक घर खराब हो रहा है, मेरी वजह से पूरी की पूरी स्थितियाँ खराब पैदा हो रही है। एक बेटा और एक बेटी जिनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ रहा है। जिस औरत ने उस नौकरानी को इस घर का सदस्य समझा, उसी ने उनका घर नोचना शुरू कर दिया। इस बात से बेफिक्र नौकरानी भी अपनी मस्ती में मस्त बस साहब का साथ देते हुए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उसे तो लालच था पैसे का, नौकरी का, नौकरी के साथ सलीके से पेश आना और फिर राजशाही तरीके से काम करना घर का, और उसके बाद में उसे सुख भोगना। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो उसे कहीं ना कहीं इस बात की ओर आकर्षित कर रही थी कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, किसी बात की कोई चिंता नहीं है। ऐसे में एक दिन 7 अप्रैल एक ऐसी रात आती है जो रात अन्नू की ज़िंदगी का सबसे काला रात था या काला दिन था। 8 अप्रैल को लोग उठते हैं, चीख पुकार सुनते हैं, और बस फिर क्या था समझने को देर न लगी लोगों को कि अन्नू पंखे से लटक गई और अपनी ज़िंदगी को अलविदा बोल दिया। पीहर पक्ष को फ़ोन कर दिया जाता है, पीहर पक्ष मौजूद होता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बच्चे रो रहे हैं, बुरा हाल है। नौकरानी ने आना जाना बंद कर दिया है कि घर में मातम छाया है तो नौकरानी नहीं है। ऐसे में 2 बच्चे थे, वो अपने ननिहाल जा चुके थे, और पीहर पक्ष के लोग इसलिए चुप थे कि आपसी लड़ाइयाँ होती थी, अक्सर झगड़े हुआ करते थे। और बस अब अगर भगवान को प्यारी हो चुकी और पंखे से इस प्रकार से उसने अपनी ज़िंदगी का अंत कर लिया है तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। लेकिन अन्नू का जो फ़ोन था, वो फ़ोन पीहर पक्ष ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। उसी वक्त 3 हफ्ते तक किसी बात का कोई जिक्र नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे बच्चे उस सदमे से बाहर निकले। बच्चों ने बातें बताना शुरू की कि पापा मम्मी के मुंह पे थूका करते थे, यहाँ तक कि वो पेशाब तक भी कर दिया करते थे, बहुत मारपीट किया करते थे। नौकरानी के साथ बहुत लगाव था उनका। नौकरानी के साथ कमरे में घंटों बंद हुआ करते थे, पता नहीं क्या करते थे। बेटा जो कि समझदार था, वो इस बात की गवाही दे रहा था कि अब पापा किस हालात तक कैसे बद से बदतर रूप ले लिया करते थे। 3 हफ्ते बाद में बेटे और बेटी ने सुबक सुबक करके अपने नाना और नानी को बताना शुरू किया। इधर नाना और नानी की चैन की नींद उड़ गई। उन्होंने तुरंत एक अलमारी में रखा अन्नू का फ़ोन खंगालने की कोशिश की तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो आपत्तिजनक थी। उस फ़ोन में सीसीटीवी कैमरा कनेक्टेड था और उसमें रिकॉर्डिंग भी हुआ करती थी, क्योंकि घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। और जब भी अन्नू बाहर जाती तो वो अपने बच्चों की देखरेख के लिए एक्सेस उसके फ़ोन में था। तो रिकॉर्डिंग देखी जाती है तो वाकई में जो बच्चे बोल रहे थे वो सत्य था। मुंह पे थूकना, उसे बुरी तरह से मारना बच्चों के सामने, नौकरानी का हाथ पकड़ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर साफ दिख रही थी। अब 3 हफ्ते बाद में पुलिस थाना में रपट दर्ज करवाई जाती है, और जब रपट दर्ज करवाई जाती है तब सारी चीज़ें सामने आती हैं। फिर घर जाकर के पुलिस सीसीटीवी कैमरा को खंगालती है, और उसके बाद में जैसे ही आरोपी परिवार को पता लगता है, उसके बाद में वो, उसके माँ बाप सब फरार हैं। लेकिन सवाल कई हैं, कानून के हाथ तो बहुत लंबे हैं, आज फरार तो कल मिल जाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या महिलाओं को सिर्फ एक नौकरानी से भी बदतर समझा जाता है? क्या इस प्रकार का बिहेवियर किया जाता है? क्या सास ससुर को वहाँ पर उनका पक्ष नहीं लेना चाहिए? क्या उनके भाइयों को पक्ष नहीं लेना चाहिए? एक ज़िंदगी तबाह हो गई और 2 बच्चों के सर से साया उठ गया। क्राइम स्टोरी कैसे लगी आपको जरूर बताइएगा। सावचेत रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।